बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। स्टूडेंट, ये रिक्वेस्ट कि हर काम जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के ही आप शुरू करें। कोई भी काम हो, लेक्चर आपने सुनना है, ठीक है, बिस्मिल्लाह से शुरू करें, क्योंकि हर काम में जब अल्लाह ताला को शामिल कर दिया जाता है अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक और अल्लाह ताला की अपने आप को अल्लाह ताला की पनाह में देते हुए, हमारे बुज़ुर्ग का ये भी तरीका था कि जो भी काम करते थे तो अपने आप को अल्लाह ताला की पनाह में ले आते थे। अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करके दुआ करते थे, अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में ले ले। अब अल्लाह ताला की पनाह से बेहतर तो कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। अल्लाह ताला की जब आप प्रोटेक्शन में आ जाते हैं और अल्लाह ताला के नाम से ही शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करता है। अब स्टूडेंट, यही रिक्वेस्ट कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, अमल करें। डेफ़िनेटली ये दुनिया जो है, दुनिया के काम जो हैं जो हमने करने हैं वो हमारे माँ बाप की खुशनुदी के लिए कि माँ बाप हमारे से खुश हो जाएं, उस्ताद खुश हो जाएं, हमारा जो इदारा जो है वो हमसे खुश हो जाए, बिल्कुल हमने करना है। और कोई भी काम जो है उसमें एक रिस्पेक्ट जो है, मैनर्स तरीका जो है वो शामिल है। जो मैनर्स हैं, जो इज़्ज़त रिस्पेक्ट है, उसी से ही आगे प्रोग्रेस होती है। अब वो अगर दुनिया के हिसाब से अगर कोई मिल भी रहा है तो हम कहेंगे जी हम 5 वक्त की नमाज़ भी नहीं अदा कर रहे, तो अल्लाह देता जा रहा है, तो अल्लाह ताला तो हर एक को देता है ना, तो राज़िक जो है वो तो अल्लाह ताला ही है, ठीक है। लेकिन ये जो है अब उसमें अगर दिया जा रहा है, लेकिन अब उसमें अगर अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे तो उसकी कोई पकड़ तो हो सकती है ना। हम ये तो कहते हैं कि अल्लाह ताला रहम करने वाला है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो डेफिनेटली है, लेकिन अल्लाह ताला का जो पकड़, तो अब कोई बुज़ुर्ग क्या कहते हैं, अब हमने पढ़ा हुआ है कि बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर मैं पकड़ की तरफ से आ जाऊं तो फिर जन्नत में कोई नहीं जा सकता। हमारे अमाल नहीं है, ये तो प्यारे नबी भी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के करम से ही जन्नत में जा सकते हैं। हमारे अमाल किसी के भी नहीं है कि हम अमाल को पेश कर दें। और अल्लाह ताला का सिस्टम, एक टीचर को सेटिस्फाई करना हो, एक इंचार्ज को, प्रिंसिपल साहब को सेटिस्फाई करना हो तो कितने जतन करने पड़ते हैं। और कोई अल्लाह करम करे, कोई ना कोई बात वो फिर भी निकाल सकते हैं। तो अल्लाह ताला का सिस्टम कि आप ये पेश कर रहे हैं कि जी मेरे ये अमाल हैं, तो ये इस अमाल के मुताबिक जो है बस मुझे जन्नत में ड्यू है, ये हो सकता है? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला का सिर्फ करम है, करम से ही जो है छुटकारा मिलेगा। तो अल्लाह ताला का अगर वो अदालत लग गई तो फिर तो गए। और फिर क्या कहा गया कि सबसे पहला सवाल किसका होना है? नमाज का। अब हम जब पेपर अटैम्प्ट करते हैं, दुनिया का पेपर अटैम्प्ट करते हैं, तो पहला क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से कर रहे थे, हाशिया लगा कर, वो मार्जिन लगा कर, मार्कर लगा कर बड़ा खूबसूरत कर रहे होते हैं। और इससे फ़र्क पड़ता भी है कि पहला क्वेश्चन अगर हो अच्छा हो तो जो चेकर जो है कह रहा है वहाँ यार बड़ी अच्छी है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी राइटिंग अल्लाह ना करे वो थोड़ी सी इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो पहला हमारा जो एक इफेक्ट अच्छा पड़ जाता है तो पेपर चेकर जो है वो भी कई दफ़ा इग्नोर कर देता है। तो जब पेपर दुनिया के पेपर में हो रहा है तो फिर जो है अब पहला सवाल किसका है? नमाज का। तो कहते हैं नमाज का जवाब अगर आ गया तो फिर आगे बेहतर है। तो सुन, वो तो अल्लाह ताला, अब हम इसमें कहेंगे कि अल्लाह ताला वो करम करने वाला है। अल्लाह ताला क्या कहता है, जिस तरह तुम गुमान रखोगे वैसे ही पाओगे, तो वो भी तो है ना। लेकिन फिर भी जब दुनिया गुजारने के एक रूल्स हैं तो फिर अल्लाह ताला का जो सिस्टम है उसको गुजारने के रूल्स कोई ना हो। उधर हम कहते रहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह सब से बड़ा रहम करने वाला, करम करने वाला, नमाजें पढ़ें कोई ना, और फिर हम कहें अल्लाह ताला करम करने वाला। ये बात अजीब सी नहीं लगती? तो इसलिए जो है अब अल्लाह ताला के हम सजदे में क्यों ना गिरें। एक अल्लाह ताला जो है, अब वो क्या सूरह रहमान में लिखा हुआ है कि आप नेमतें देख लें, हम नेमतें शुमार नहीं कर सके। सारी दुनिया जहान इकट्ठे कर लो ना सारे लोगों को, तो नेमतें शुमार नहीं हो सकती। अल्लाह ताला इतना नवाज रहा है, इतना नवाज रहा है, तो अब जो है हमसे नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही, हमसे सजदा ही नहीं किया जा रहा है। वो क्या कहा जाता है कि नाग जो है वो नाग सबसे पहले जो है उसको मसला पड़ेगा। ये नाग ही तो है जो हमारी अकड़ें हैं। अब वो क्या कहा जाता है, सजदे में नाग जो है प्रॉपर जो है वो सजदे की जगह पे लगनी चाहिए। यही कहा गया है ना सजदा कि जमे जमे, टच नहीं करना, जमे। और ये नाग जो सबसे पहले इसको मसला पड़ना है, ये हमारी अकड़ें।
तो सजदे में जब नाग हम और जमने का कहा गया है तो क्या है, ये आजी अल्लाह ताला तू ही है, हमारी क्या औकातें हैं। तो अब ये जो है ये अल्लाह ताला नहीं बचाना है, हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है। अल्लाह करम करे। ये टॉपिक जो है वो बात यही होती है। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट ये दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, माँ बाप के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करते हैं। मैं तो 100% आपके लिए दुआ करता हूँ। ये कंफर्म है, अल्लाह ताला के करम से ये कंफर्म है कि मैं आपके लिए दुआ करता ही करता हूँ। ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं आपके लिए दुआ ना करूँ। क्या आप मुझे दुआ करूँ तो मैंने अपने किसी खजाने से देना है? देना किसने? अल्लाह ताला ने। मैंने दुआ ही करनी है। तो मेरे क्या कि ये ज़बान मेरी हिल नहीं सकती? मैं आपके लिए दुआ नहीं कर सकता? एक ज़बान ही हिल रही है, ज़बान नहीं हिल रही, और ज़बान हिलने में कितनी को ताकत मेरी लग रही है। और ज़बान नहीं है तो कई दफ़ा दिल से भी दुआ हो सकती है। दिल से दुआ करें तो क्या दुनिया के लिए दुआ नहीं हम कर सकते? अजीब सी बात है। वो ऐसे करना, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट ये है, ये गुनाहों की इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। और ये मेहनत से ये तैयारी करते रहें। आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जा रहे हैं, वो आपको कमेंट्स में मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। और आपका टेक्स्ट बुक के हवाले से था तो टेक्स्ट बुक को देख लें। अब ये जो प्रीवियस लेक्चर जो मैं टेक्स्ट बुक के हवाले से दिया वही टॉपिक जो नोट से कर लेंगे हम, ठीक है। तो अब आप जो नोट से करना चाहें वो नोट से आंसर दे दे, जो टेक्स्ट बुक से करना चाहे वो टेक्स्ट बुक के टॉपिक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपके आगे टॉपिक चलते रहेंगे, तो किसी तरह के स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब जो है हमने वो जो प्रिंट है, इनपुट आउटपुट और फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो हम नोट से डिस्कस करते हैं। अल्लाह ताला करम करे इंशाअल्लाह ताला। स्टूडेंट ये लेक्चर हम प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 ये लिंक है, लिंक का मसला नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट ये अब लिंक के क्वेश्चन नहीं आ रहे आपकी तरफ से, तो ये एक स्टैंडर्ड एक टूल है जो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है इस सेकेंड ईयर लेवल पे, तो आप ये इसी को अप्लाई कर दें, ठीक है। प्रिंट टैब जो है वो प्रिंट टैब जो है आप ये देखें, ये हम नोट से कवर कर रहे हैं। आप वो टेक्स्ट बुक से आप करना चाहें उधर से कर लें, इधर से करना चाहें इधर से कर लें। अगर नोट्स अगर नहीं आ रहे तो कम से कम अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए अब वो टेक्स्ट बुक जो है आगे से हम यही कर लेते हैं कि टेक्स्ट बुक को भी हम सर डिस्कस करेंगे, नोट्स को भी करेंगे। अब ज़ाहिर है आपने एक ही करना है। अब ये परेशान ना होना कि सर हम दोनों करना है हमने, तो सुनो ना, आपके पास नॉलेज अगर कुछ बेहतर आपको दे दिया जाता है इसमें क्या अर्ज है। तो अब आप जो है टेक्स्ट बुक को कवर कर लें, वहाँ से करना है उधर से आप कर लें, आपने नोट से करना है नोट से करना है, दोनों एक ही टॉपिक हैं, ठीक है। तो अब आप पे एक ही करना है बराए मेहरबानी। अब ये क्वेश्चन ये ना करते रहना कि सर दोनों करने, तो दोनों नहीं करने। हमारा सिलेबस इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप कहेंगे ये डबल डबल हम करें। डबल डबल अब ये डबल नहीं, नॉलेज है वो वहीं से बातें कैट की जा रही हैं। अब आप टेक्स्ट बुक से अटैम्प्ट करना चाहें, मैंने वो आपको मार्क करवा दिया, वो मार्किंग भी कर दी, शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दिए, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये हम नोट से हम कवर कर रहे हैं। प्रिंट टैब जो है ये बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन है जो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एंड रिलेटेड मैक्रोज are defined in stdio, which is a header file in C. We have to include stdio file in C program to make use of this. हमें अपने प्रोग्राम के अंदर stdio लिखना पड़ता है। In C programming language, printf function is used to print the character print करना, string, float, integer, octal, hexadecimal, कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम printf इस्तेमाल करते हैं। It can display text, constant और values of variables on screen in specified format. It is most commonly used to display output in C language, ठीक है। ये इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर आउटपुट प्रिंट करने के लिए। It is pronounced as printf. इसका सिंटेक्स क्या है? हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग और फिर दूसरा सिंटेक्स हमारे पास जो है, अब फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है इसमें सिर्फ डबल कोट्स ही शामिल हैं और इसमें दूसरे सिंटेक्स में डबल कोट्स भी हैं और आर्गुमेंट लिस्ट जिसमें आप वेरिएबल्स के नाम कॉमा सेपरेटर के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब printf जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है? फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स में ही आप प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग, इसको कंट्रोल स्ट्रिंग कहा जाता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग, जो मैसेज जो आप स्क्रीन पर प्रिंट करना चाह रहे हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर कि आप वेरिएबल की वैल्यू किस स्टाइल में कैसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये आप फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर ही लिखते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ गिवन इन डबल कोट्स। डबल कोट्स में जो आप प्रोवाइड करते हैं उसको फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं। उसी के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये आपको बताया, ये टेक्स्ट बुक के अंदर जो है
उसके अंदर ही अवेलेबल है, ये मैं आपको अलग से हम ये नोट्स में आपको बता रहे हैं, तो ठीक है, ये आपको फ़ायदा हो रहा है। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई हाउ द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल विल बी डिस्प्लेड। फिर है एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। ये एस्केप सीक्वेंस अभी टेक्स्ट बुक के हवाले से हमने नहीं देखा, लेकिन वो मैसेज जो अगली लाइन पे लेके जाना हो वो एस्केप सीक्वेंस है। तो ये टॉपिक जो है ये अभी लेक्चर्स के बाद, इस लेक्चर के बाद जो है एस्केप सीक्वेंस का टॉपिक आएगा। लेकिन फॉर्मेट स्ट्रिंग में ये तीनों चीज़ें शामिल हो सकती हैं, स्ट्रिंग भी, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी, एस्केप सीक्वेंस भी, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस जो है वो हमने इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है अभी। आर्गुमेंट लिस्ट क्या हो सकती है? कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिसका आप वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करना चाह रहे हैं। हर आर्गुमेंट को आप कॉमा से सेपरेट करते हैं। द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इज़ प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। आर्गुमेंट की वैल्यू जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर के मुताबिक ही प्रिंट किया जाता है उसकी वैल्यू को, जो आप फॉर्मेट स्ट्रिंग में प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए। मुख्तलिफ वेरिएबल्स जिसकी टाइप डिफरेंट है उसको प्रिंट करने के लिए मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किए जाते हैं। आर्गुमेंट लिस्ट जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। अब इसमें यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट, अगर आर्गुमेंट की लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे और आप सिर्फ जो है वो मैसेज ही प्रिंट करना चाह रहे हैं तो फिर हो जाएगा फॉर्मेट स्ट्रिंग जिसमें आप आर्गुमेंट लिस्ट प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। तो अब ये एग्जांपल है जिस तरह आप स्टूडेंट बात कर रहे थे, ये देखें ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपको बताई जा रही हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्लेज अ सिंपल मैसेज यूजिंग प्रिंटफ। अब प्रिंटफ है, इसमें सिर्फ हेलो पाकिस्तान प्रिंट हो रहा है, कोई यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है, ठीक है। जिस तरह चैप्टर 8 में आपने हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट किया था। अब ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है जिसमें आर्गुमेंट लिस्ट नहीं, कॉमा लगा के वेरिएबल के नाम नहीं है, आप ये मस्त मैसेज ही प्रिंट करना चाह रहे हैं, कोई वेरिएबल की वैल्यू तो नहीं प्रिंट करना चाह रहे ना, तो आपने डबल कोट में जस्ट मैसेज लिखा। इन दी अबव एग्जाम्पल प्रिंटफ फंक्शन कंटेन्स ओनली फॉर्मेट स्ट्रिंग। इस एग्जाम्पल में सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग ही है, कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है, कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं है, कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। इट विल डिस्प्ले द मैसेज हेलो पाकिस्तान ऑन दी स्क्रीन। सिर्फ इसने हेलो पाकिस्तान प्रिंट करना है, मैसेज है, कोई वेरिएबल इसमें नहीं है। अब अगर एक आर्गुमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद सिंगल आर्गुमेंट तो फिर एग्जांपल क्या बन जाएगी, जिसमें द फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस एन इंटीजर वेरिएबल एज आर्गुमेंट एंड डिस्प्लेज इट्स वैल्यू। ये इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो अब ये एग्जांपल क्या बनेगी, ये देखें, अब इसमें फ़र्क आ गया ना। अब इधर क्या कर रहे हैं आप कि प्रिंट है और फिर डबल कोड जो है इसकी डायरेक्शन का, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस स्टाइल में आ जाए या वर्ड स्टाइल में कोई ये एरर नहीं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। अब यहाँ पे अब आप ये मार्क्स एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब ये आर्गुमेंट लिस्ट में आ गया ना एक वेरिएबल का नाम, अब इधर कॉमा भी आ गया। ऊपर क्या था कि इस तरह मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं, वेरिएबल प्रिंट नहीं करना चाह रहे, तो ठीक है आर्गुमेंट लिस्ट नहीं बताई आपने। अब यहाँ पे अब आर्गुमेंट लिस्ट में सिर्फ एक ही वेरिएबल का नाम बताया है, तो अब ये मार्क्स, अब मार्क्स की जो भी वैल्यू होगी वो किस स्टाइल में प्रिंट करना है, %d में, तो इस जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। सपोज 20 है, तो अब मार्क्स जो वेरिएबल की वैल्यू 20% की जगह आ गई और प्रिंट क्या हुआ, यू ऑब्टेन्ड 20 मार्क्स, यू ऑब्टेन्ड 20 मार्क्स, ठीक है, उस जगह पे वो रिप्लेस होकर में से प्रिंट हो जाएगा। इन द अबव एग्जांपल फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन्स %d, it is related to marks, it indicates that the value of marks will be displayed as integer। मार्क्स की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में प्रिंट करना है, ठीक है। फिर हमारे पास अगर एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स हैं तो फिर अब इसकी वर्किंग क्या होगी, इसकी वर्किंग, ठीक है, क्या बनेगी, यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स। अब मैनी वेरिएबल्स कैन बी यूज इन वन प्रिंटफ फंक्शन एज फॉलोज। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स प्रिंटफ में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक प्रिंटफ में एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, कांस्टेंट की वैल्यू प्रिंट करनी है, या एक ही प्रिंटफ में एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल, एक से ज़्यादा कांस्टेंट, एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस का आंसर प्रिंट करना है, तो ठीक है आप कर सकते हैं।
अब आपकी मर्ज़ी। जैसे यहाँ पे प्रिंट एफ, अब इधर आप दो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं तो देखें, आप एक और बात भी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिंट एफ में कितने आर्गूमेंट हैं। ठीक है, ये बात जो है मैं करता रहूँगा और चैप्टर 13 तक ये बात चलेगी। अब उसमें देखें, हमने इसमें लिखना होता है कि ये देखना होता है कि ये प्रिंट एफ की पेरेंट से स्टार्ट हुई है एंड हुई। इसमें कॉमा देखें कि कॉमे कितने हैं। कॉमा तो पता है ना आपको, इसको कॉमा कहते हैं। कॉमे कितने, तो ये एक कॉमा, ये दो कॉमे। ये कमांड प्रिंट एफ की यहाँ से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हुई। ठीक है, एक कॉमा ये, एक कॉमा ये, कितने कॉमे हैं? दो कॉमे। तो जितने भी कॉमे होते हैं उसमें 1 ऐड कर दें। दो कॉमे थे उसमें 1 ऐड कर दिए, क्या बन गया? 3। तो इस प्रिंट एफ में कितने आर्गूमेंट बता रहे हैं? 3। एक तो ये हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है, उसके बाद एक वेरिएबल का नाम, फिर दूसरे वेरिएबल का नाम। कितने आर्गूमेंट है? प्रिंट एफ के अंदर कितने आर्गूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? टेक्निकली 3। एक फॉर्मेट स्ट्रिंग, एक पहले वेरिएबल का नाम, एक दूसरे वेरिएबल, 3 हिस्से हैं ना। अब 3 हिस्से जो हैं उसमें क्या बात हमने की थी, प्रिंट एफ में जो पहला हिस्सा है उसकी वर्किंग जो है सबसे आखिर में होगी। यानी क्या मतलब है, अब आप मार्क्स की वैल्यू गेट करेंगे, जो भी मार्क्स की वैल्यू है, वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो सिर्फ आपको प्रिंट एफ समझाया जा रहा है। तो मार्क्स का जो जवाब जो है, सपोज हमारे पास 80 कर लेते हैं, 80 मार्क्स हैं, तो 80 मार्क्स जो है, मार्क्स की वैल्यू 80 जो है वो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह यहाँ पे आ जाएगा 80। ठीक हो गया। अभी पहला हिस्सा ये पूरा वैल्यूएट तो नहीं ना हुआ, ये तो इंटरनल जो है ये मार्क्स की जो वैल्यू 80% डी की जगह आ गई। फिर ग्रेड जो है, ग्रेड कैरेक्टर फॉर्म में है, तो सपोज ए ग्रेड कह लेते हैं। तो ए जो है वो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है? %C। सी का मतलब क्या है? कैरेक्टर। तो यहाँ पे आ गया ए। दोनों वर्किंग हो गई ना, मार्क्स की वैल्यू गेट कर ली, उस जगह पे पुट कर ली, ग्रेड की वैल्यू गेट कर ली और उस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पुट कर ली। ये दोनों इसकी वर्किंग कर ली ना, दूसरे और तीसरे आर्गूमेंट की वर्किंग कर ली हमने। अब पहला आर्गूमेंट, अब वैल्यू पुट हो चुकी है, जब इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? यू ऑब्टेन्ड 80 मार्क्स एंड योर ग्रेड इज ए। ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट एफ में जितने भी आर्गूमेंट होते हैं, पहले आर्गूमेंट की वर्किंग सबसे आखिर में की जाती है। इस बात को माइंड में रखें। द अबव एग्जाम्पल यूजेस 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसमें 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक है %D और एक %C। %D इज़ रिलेटेड टू मार्क्स, वो मार्क्स से रिलेटेड है, सीक्वेंस में होता है ना, पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले वेरिएबल के साथ, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दूसरे के साथ। ये तरतीब ऐसी ही चलेगी, ज़ाहिर तरतीब तो होगी ना। %D इज़ रिलेटेड टू मार्क्स एंड %C इज़ रिलेटेड टू ग्रेड। %D इज़ यूज विद इंटीजर and %C with characters. The sign % indicated the beginning of a format specifier. ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के स्टार्ट को बताता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर बताने लगे हैं। तो परसेंटेज जो है ये निशान परसेंटेज का है, लेकिन ये किसको इंडिकेट करता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर को, कि जी इसके बाद एक फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया जा रहा है, तो वेरिएबल कांस्टेंट एक्सप्रेशन का जवाब जो है इस स्टाइल में प्रिंट करना है हमने। ठीक है, तो ये अब ये वो एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में भी यही एग्जाम्पल है। अब ये हाइट का वेरिएबल 5 स्टोर करवाया, विड्थ में 4 एरिया वेरिएबल बनाया, एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, और फिर उसके बाद जो है ये इसकी उसका आंसर एरिया का आपने स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारे पास। अब ये जो है, ये जो आपने लिखा है, अब आप ये आंसर लिखना चाहें तो आप ये लिख लें। अब इसके अंदर भी प्रिंट एफ जो है इसके, क्योंकि नोट्स के अंदर तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, तो उसमें अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है ये हम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों की तरह अटैम्प्ट कर रहे हैं। आपको अगर नोट्स नहीं आ रहे तो उस हवाले से आपको प्रॉब्लम था, तो टेक्स्ट बुक भी वो उसका भी आपका आंसर बता दिया, टॉपिक बता दिए, मार्किंग करवा दी, टॉपिक बता दिया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। नोट्स जब आएंगे तो नोट्स में तो अलग से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद ही होते हैं। तो प्रिंट एफ जो है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी करना है। तो अब जो है अगर अभी नोट्स नहीं है तो आप प्रिंट एफ को टेक्स्ट बुक से ही शॉर्ट में आपको बता दिया, उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं प्रिंट एफ के अंदर। उससे पहले जो है
इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट के 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर प्रिंटफ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में हमने अटैम्प्ट किया। तो अगर नोट्स है तो उधर तो अलग अलग हैं, नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लियर स्क्रीन जो है ये हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन स्टूडेंट जो ऐसा नहीं है, कुछ टॉपिक जो रिलेटेड हैं जो इस्तेमाल होते हैं वो ज़रूरी होता है, इतना नहीं है कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट जो है उसी टॉपिक पे हम करें। अब क्लियर स्क्रीन जो है ये वो बात जाके कोई चैप्टर 14 में जाके करता है, लेकिन ये इसका तो हमें फ़ायदा ही है ना कि नहीं तो प्रीवियस जो प्रोग्राम हम चलाते हैं उसकी प्रीवियस आउटपुट साथ ही नज़र आती रहती हैं। तो इसलिए जो है क्लियर स्क्रीन बेहतर होता है कि आउटपुट यूज़र विंडो को क्लियर कर दे। तो हमारे पास जो है कि हम वर्किंग तो पहले ही कर रहे हैं, इसको आपको एक्सप्लेन इसमें कर दिया गया, तो स्टूडेंट अब इतना नहीं है, इसको हमने डेफिनेटली डिस्कस करना है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन इज़ यूज टू क्लियर द डाटा फ्रॉम कंसोल, मॉनिटर और स्क्रीन। कि पहले जो पहले प्रोग्राम चलाए हुए हैं उसके रिज़ल्ट में कोई जवाब नज़र आ रहे हैं, उसको क्लियर करना चाहें कि वो तो पहले जो प्रोग्राम चलाया था ना उसका जवाब है, मैं जो प्रोग्राम चला रहा हूँ मुझे बस एग्जैक्टली उसी प्रोग्राम का जवाब नज़र आए, पहले से कोई पिछले प्रोग्रामों को कोई जवाब है तो वो तो मुझे नहीं चाहिए ना, तो उसको क्लियर करना हो तो क्लियर स्क्रीन इस्तेमाल किया जाता है। और स्टूडेंट वो क्वेश्चन कर रहे थे क्लियर स्क्रीन, और क्लियर स्क्रीन के लिए आपको econia.h जो है इंक्लूड ऊपर कराना पड़ता है, ठीक है। वो स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन था तो उसको मैंने रिप्लाई कर दिया कि आप क्लियर स्क्रीन जब है वो कह रहे हैं कि एरर आता है, तो एरर जब आता है तो क्लियर स्क्रीन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऊपर इंक्लूड नंबर साइन इंक्लूड econia.h जो है लिखना पड़ता है, एडिशनली जो किसके साथ stdio के साथ लिखना पड़ता है, ठीक है। द क्लियर स्क्रीन फंक्शन इज यूज्ड टू क्लियर द डाटा फ्रॉम कंसोल, मॉनिटर और स्क्रीन। इट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ क्लियर स्क्रीन। When this function is executed, the data on output screen is cleared and the cursor blinks on the top left corner. It is a predefined function in econia.h console input output header file. Using a clear function in C is always optional, but it should be placed after variable or function declaration only. तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके बाद आप ये क्लियर स्क्रीन इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो ये जो है ये इसका सिंटेक्स क्या है, क्लियर स्क्रीन ही लिखना है, इसमें कोई आर्गुमेंट अब प्रिंसेस जो हैं खाली हैं, इसमें कोई आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे क्योंकि इसने सिर्फ स्क्रीन को ही क्लियर करना होता है, कोई आर्गुमेंट नहीं देना। जैसे प्रिंट ऐप में प्रिंट करना तो बताना ना प्रिंट किसको करना है, तो क्लियर स्क्रीन इसका ये अटैचमेंट ही आउटपुट विंडो के साथ है, ये नहीं बताना कि किसको क्लियर करना है, वो आउटपुट विंडो को ही क्लियर करेगा। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का टॉपिक, फॉर्मेट स्पेसिफायर का टॉपिक ये है कि हम ये फॉर्मेट स्टाइल बताते हैं कि वेरिएबल कांस्टेंट एक्सप्रेशन का जवाब किस स्टाइल में हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का टॉपिक होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच वैल्यूज़ विल बी रेड एंड डिस्प्लेड। ये फॉर्मेट बताते हैं जिसके तहत ही फिर वैल्यूज़ को रीड किया जाता है और दिखाया जाता है। दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट। अभी क्योंकि हम आउटपुट प्रिंटफ पता है तो उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा कि वैल्यू किस फॉर्म में इनपुट करनी है। इट इज़ अ वे टू टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज़ इन ए वेरिएबल, कि किस टाइप का डाटा वेरिएबल में है ड्यूरिंग टेकिंग इनपुट, जैसे स्कैनफ अभी हम पढ़ेंगे, या प्रिंट करना है तो वेरिएबल जो है वो किस स्टाइल में वो प्रिंट करे, प्रिंटफ। सम एग्जांपल्स आर %c_d_f। फॉर्मेट स्पेसिफायर कैन बी डिफाइंड एज द ऑपरेटर्स विच आर यूज इन एसोसिएशन विद प्रिंटफ। प्रिंटफ में इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रिंटिंग द डाटा दैट इज़ रेफर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और एनी वेरिएबल। ये ऑब्जेक्ट के साथ, कॉन्स्टेंट के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, कि डाटा जो है किस फॉर्म में प्रिंट करना है, ये प्रिंटफ में इस्तेमाल किया जाता है। फिर ही आप वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन का जवाब प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। व्हेन अ वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल देन यू कैन नॉट प्रिंट द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल स्ट्रेट फॉरवर्डली विदाउट यूजिंग द फॉर्मेट स्पेसिफायर। जब आप वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो वो वेरिएबल की वैल्यू आप ऐसे ही नहीं प्रिंट कर सकते, फॉर्मेट स्पेसिफायर बताए बगैर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं हो सकती
कि प्रिंट टाइप में सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख दें विदाउट डबल कोट्स तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जो चैप्टर 9 में हम कर चुके हुए हैं। आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना ही पड़ता है कि ये वेरिएबल बना ली है, इसकी वैल्यू इस फॉर्म में ही प्रिंट करनी है, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ता है। You can retrieve the data stored in the variables and can print them onto the console screen by implementing these format specifier। आपको ये स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर printf में बताना ही पड़ता है। It determines the following things। इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर में आप क्या बताते हैं, डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, या आप उसका फॉर्मेट बताते हैं कि जी डेसिमल पॉइंट इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस आने हैं, ये भी हम बताते हैं, ठीक है। फील्ड विड्थ कि जी कितने कॉलम्स में कितने डिजिट में जवाब दे मिनिमम, ठीक है। ये सारी चीज़ें फॉर्मेट स्पेसिफायर में बताई जाती हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज स्टार्टेड विद दिस सिंबल %, ठीक है। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल बना रहे हैं तो उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी उसी के मुताबिक होगा। दीज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर एज फॉलोज। इंटीजर कैटेगरी के फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से हैं, और करैक्टर फॉर्मेट के फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर एक ही टेबल में शो किया गया है, तो इसमें नोट्स के अंदर जो है जब आपके पास इंशाल्लाह आ जाएंगे, आप टेक्स्ट बुक के वाले से आप प्रिपेयर करते रहें, जैसे नोट्स आएगा तो उसके वाले से फिर आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं है, टेक्स्ट बुक जो है प्रिपेयर करते हैं और मार्किंग अब करवा रहा हूँ, पहले भी साथ आपने डिटेक्ट करना था, साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताता रहा था, तो है अब वो मार्किंग भी हो रही है। टेक्स्ट बुक करेंगे तो आपका मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी नोट से ही होगा, लेकिन नोट जो है वो ज़रा आपकी क्लैरिटी जो है वो बढ़ जाती है, और उसके अंदर जो है सुन ऐसा नहीं है, डिफरेंट हमारे पास टेक्स्ट बुक के अलावा भी जो मार्केट में भी नोट्स अवेलेबल होती हैं, तो वो टेक्स्ट बुक के टॉपिक से एक्सट्रैक्ट करके उसी में से क्वेश्चन जो है वो निकाला जाता है, और उसके मुताबिक ही क्वेश्चन उसी आंसर में से निकालना पड़ता है। तो ये तो लॉजिकल है ना कि टॉपिक पढ़ा दिया तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो अगर डिफरेंट स्टाइल में पूछ ली जाएँ तो आपको बिल्कुल इस तरह के सर जी पैराग्राफ का स्टार्ट में लेकर पहली 2 लाइनें इसका जवाब, फिर ये जवाब है तो तीसरी चौथी लाइन इसका जवाब, तो आपको बेसिक तो होता है, साथ आपको लॉजिकली भी देखना होता है। तो यहाँ पे नोट्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी के तौर पर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताए जा रहे हैं। अब इंटीजर के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमारे पास क्या हैं, ये इंटीजर के अलग से बता दिए। %d यूज़ फॉर साइन डेसिमल इंटीजर वैल्यू i, ये भी देखें i करते हैं d करते हैं, एक ही बात है। o जो है अनसाइंड ऑक्टल, u अनसाइंड डेसिमल इंटीजर, x जो है अनसाइंड हेक्साडेसिमल, ld, ठीक है ठीक है। आपको ये बताया है कि स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक करते हैं, तो इस बात को आपने भी माइंड में रखना है कि ये 1d नहीं है, ये ld है, ठीक है। यहाँ पे भी बुक पढ़ते हुए, टेक्स्ट बुक पढ़ते, नोट्स पढ़ते हुए ये माइंड में रखना है कि ये 1d नहीं है, ये ld है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के वाले से भी और नोट्स के वाले से भी ये लॉन्ग इंटीजर जो है साइंड, उसके लिए वो वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है, तो उसका आप आंसर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो फिर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर %ld इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट जो है जिसमें आप रियल वैल्यू है उसको अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसकी लिस्ट अलग से दिखाई गई, तो आपको ये फ़ायदा ही हो रहा है ना, बजाय इसके एक में कर दिया जाए। तो अब उसी टेबल को अब थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके एक से ज़्यादा आपको कैटेगरीज में बता दिया, ठीक है। यानी अगर ये क्वेश्चन है किस तरह आता है कि जी आप फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बताएं, अब है तो उसी टेबल में से टेक्स्ट बुक के वाले से, अगर ये नोट्स में से आप ये 2-3 लिख देंगे, ठीक है। इंटीजर की बात करेंगे कि जी इंटीजर की लिस्ट बता दें, तो फिर क्या होगा, है तो टेक्स्ट बुक में से ही ना, लेकिन आपको अलग से इंडिविजुअल बता दिए गए, आपको आसानी हो जाती है। नहीं तो डेफिनेटली आपको उसे आंसर तो उसी में से आ रहा है। अब फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की लिस्ट, डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आ रहा है एज फॉलोज, %f साइन फ्लोट वैल्यू, %lf, ठीक है। वही बात है कि ये 1f नहीं है, lf है, ठीक है। ये रीडिंग करते हुए थोड़ा सा मसला हो जाता है टेक्स्ट बुक के वाले से भी नोट से भी, तो ये 1 नहीं, ठीक है। यूज़ फॉर डबल वैल्यू पर %e जो है वो हमारे लिए यूज़ फॉर साइन फ्लोट और डबल एक्सपोनेंशियल फॉर्म, g जो है ये लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट जो है
उससे भी ज़्यादा है तो ये। फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, उसके लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर करेक्टर वैल्यूज़। करेक्टर टाइप अगर डाटा है तो उसके लिए अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये लिस्ट में अलग से आपको बता दी। %C सिर्फ एक करेक्टर प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है स्ट्रिंग, ये अगर आप %S जो है स्ट्रिंग एक से ज़्यादा करेक्टर्स का कम्बिनेशन अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास ये हो जाता है %S, ठीक है। तो ये हमारे पास ये, अब आगे इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब ये जो आप कह रहे हैं, मैंने आपको यही कहा था, आपके जो रिमार्क्स में आ रहा था, क्वेश्चन में आ रहा था आप कि ये एग्जांपल, अदरवाइज़ देखा जाए कि चैप्टर नंबर 9 में हर टॉपिक की आपको एग्जांपल साथ साथ छोटे प्रोग्राम में बताई गई हैं। टेक्स्ट बुक में तो नहीं है ना, तो इसलिए वो बताई गई। अब ये मैंने आपको ये बताया था, उसमें रिमार्क्स में भी आपको लिखा है कि चैप्टर नंबर 10 से ऑनवर्ड जो है फिर हमारे पास, क्योंकि बेसिक आ गए ना, बेसिक स्ट्रक्चर हमने चैप्टर 8 में कर लिया, फिर बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो हमने पढ़ लिए सी लैंग्वेज के। अब उन एलिमेंट्स को यूज़ करके ही एक लेवल तो बन जाए ना कि मिनिमम जो है हमारे पास रिक्वायर्ड स्टेटमेंट या वर्किंग हमें आ जाए, तो फिर ही हम प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम अब ये कहेंगे एक एक लाइन का प्रोग्राम, ठीक है। तो इस हवाले से जो है अब क्योंकि बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक ऑपरेटर्स जो है, बेसिक स्ट्रक्चर हम देख चुके हुए हैं, तो अब ये प्रोग्राम्स आते जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो प्रोग्राम है, तो वैसे तो मैंने आपको यही बता रहा हूँ कि जो प्रोग्राम 3 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं सी लैंग्वेज में से, उसमें से 2 करने हैं, और एक प्रोग्राम मस्ट होगा, एक प्रोग्राम मस्ट होगा। अब वो प्रोग्राम या तो चैप्टर नंबर 11 में आता है या चैप्टर नंबर 12 से, ठीक है। तो अब जो है बाकी जो प्रोग्राम्स हैं, बाकी चैप्टर 10 की बात करते हैं, 13 की, 14 की बात करते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके सिर्फ टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। ये प्रोग्राम जो हैं ये बोर्ड में नहीं आएंगे, या लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक प्रोग्राम जो है जो एक मैसेज प्रिंट कर रहा है और इंटीजर की वैल्यूज़ और कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो ये अब आपकी एग्जांपल है। ये सिंपल है। अब आप वर्किंग, अब आपको पता है कि सी लैंग्वेज के जो टूल है टर्बो सी वर्जन 3, उसमें प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रोग्राम चलाया जाता है, तो आप इसकी वर्किंग जो है वो करते जाएं। अब एक हमने n नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। अब सेमीकोलन लगा दिए, तो इसी एक लाइन में अब स्टूडेंट जो अब वैरायटी आ रही है ना, तो इसको माइंड में रखें। एक लाइन पे आप, क्योंकि अब सी लैंग्वेज जो है उसमें ये सेमीकोलन बताता है कि एक स्टेटमेंट ख़त्म हो गई, तो अब यहाँ शुरू से लेकर सेमीकोलन स्टेटमेंट ख़त्म हो गई, तो ये आगे लिख रहे हैं ये क्या है, अगली स्टेटमेंट ही है ना, तो एक लाइन पे एक से स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, तो ये लिख दिया। अब ये n एक वेरिएबल बनाया, टाइप उसकी इंटीजर है, वैल्यू रखवा दी 15। फिर CH के नाम से एक वेरिएबल बनाया, टाइप उसकी कैरेक्टर है। अब ये लाइन के शुरू में जाके इंटीजर नहीं करना क्योंकि सेमीकोलन यहाँ आया हुआ है, तो CH जो है ये वेरिएबल का नाम है और उसकी टाइप क्या है, कैरेक्टर, और वैल्यू स्टोर करवानी है तो सिंगल कोट में रखवाएंगे। जब कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होता है तो सिंगल कोट में उसकी वैल्यू रखवाई जाती है, ठीक है। और ये देखें, और ये क्लियर स्क्रीन। अब कोशिश करके जो प्रोग्राम्स जो मैं आपको बताऊंगा उसमें ये लाजमी है, जैसे क्लियर स्क्रीन स्टूडेंट ने क्वेश्चन था, तो मैंने आपको क्या कहा था, क्लियर स्क्रीन जब भी लिखना है तो आपको ये ऊपर लिखना है, नंबर से इंक्लूड कोनियो डॉट एज। जब भी क्लियर स्क्रीन लिखना है ये आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट कोई कह रहा था कि जी एरर आता है, तो वो ज़ाहिर है ऊपर कोनियो डॉट एज नहीं लिखा हुआ, जिसकी वजह से एरर आ रहा है। अब आप कोई भी प्रोग्राम हो माइंड में रख लें स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ माइंड में रखें, कोई भी प्रोग्राम होगा उसमें नंबर से इंक्लूड str.h लिखना है, नंबर से इंक्लूड कोनियो डॉट एज लिखना ही लिखना है। वॉइड में अब ये रेंसेज में आप वर्ड लिखें या छोड़ दें, ये लिखना ही लिखना है। ब्रेसेस लिखना ही लिखना है, स्टार्टिंग ब्रेसेस, फिर क्लियर स्क्रीन लिखना है, और प्रोग्राम के आखिर में गेट ch और क्लोजिंग ब्रेस ये लगानी ही लगानी है। कोई भी हैबिट बना लें कि ये लाइंस लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल में करेंगे तो इतना ही लिखा हो ना तो इसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो अगर नहीं भी आता तो इतना लिखें, इतने तो मार्क्स ले लें, ठीक है। ये लाजमी आपने करना है। क्लियर स्क्रीन जो है नॉर्मली जब वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उसके बाद क्लियर स्क्रीन इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्रिंट टैब, अब ये n की वैल्यू जो है
एन की वैल्यू क्या है 15 है ना, तो ये %d की जगह आ जाएगी। तो अब ये प्रिंट एफ सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ 15, क्योंकि डबल कोट में मैसेज कोई नहीं प्रिंट हुआ हो, इसने सिर्फ 15 ही प्रिंट करना है। उसके बाद ये %ch, इसकी वैल्यू क्या है a, और %c लिखा, कोई मैसेज नहीं है इसके अंदर, तो ch की वैल्यू a इस जगह पे आ जाएगा। अब देखें, अब ये फिर गेट ch, अब गेट ये करना ही करना है, ठीक है, आपने क्लोजिंग ब्रेस ये आपने कर लिया। अब ये देखें 2 प्रिंट एफ है इसमें। अब इस प्रिंट एफ के अंदर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिखा है, स्ट्रिंग नहीं लिखा, सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब ये क्या करेगा, ये प्रिंट एफ एक लाइन पे प्रिंट करेगा और उसी लाइन पर अगले प्रिंट एफ का जवाब आ जाएगा, क्योंकि आप किसी कमांड से ये नहीं बता रहे कि एक प्रिंट एफ का जवाब एक लाइन पे आए और दूसरे प्रिंट एफ का जवाब अगली लाइन पर आए, ऐसा नहीं है। तो आप वो एस्केप सीक्वेंस जो अगला हमारे लेक्चर्स हैं, मैंने आपको इनिशियली पहले हमने पढ़ा हुआ है, वो तो आपको वर्किंग में आपको बताया है। अब ये जो दोनों प्रिंट एफ जो है ना, एक ही लाइन पे, एक इसका जवाब यानी n जो है 15 एक लाइन पे, और ch का जवाब a वो भी उसी के साथ ही प्रिंट हो जाना है, कोई गैप नहीं है, कोई अगली लाइन पे हम कमांड नहीं कह रहे। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये देखें 15n, और साथ ही जो प्रिंट एफ है अगली लाइन पे नहीं आना, साथ ही वो a जो है प्रिंट हो गया, ठीक है। बीच में स्पेस बार दबा दे तो ठीक है, इसमें गैप आ जाना था, लेकिन क्योंकि हमने वो जो बैक स्लैश जो है डिवाइड से दूसरा वाला निशान और n नहीं लिखा, तो एक प्रिंट एफ के बाद दूसरा प्रिंट एफ जो है उसी लाइन पर उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब एक जो फ्लोटिंग पॉइंट का जो था हमारे पास, अब ये देख लें, फिर वो STD आए कौन ही और स्टूडेंट आप इसका हिस्सा बनाएं, माइंड में रखें, ये इस तरह ही आपने कुछ भी हो जाए ये प्रोग्राम ऐसे ही लिखने हैं, आपने ये लिखना ही लिखना है। अब यानी कुछ भी हो जाए नीचे प्रोग्राम आपने ये स्ट्रक्चर लिखना ही लिखना है, इतना लिखना ही लिखना है। उसके बाद आगे वेरिएबल बनाने हैं, वेरिएबल बनाने के बाद क्लियर स्क्रीन लिखना ही लिखना है, ये हैबिट बना लेना, ठीक है। वेरिएबल 1 ये इकट्ठा जोड़ के, ये वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 RES 3 वेरिएबल्स आपने बनाए हैं। एक वेरिएबल 1 में 24.27 स्टोर कर दिया, दूसरे वेरिएबल में 41.50 स्टोर कर दिया, दोनों वेरिएबल्स को ऐड किया, इसका जवाब आपने RES वेरिएबल में स्टोर कर दिया और ये प्रिंट करवा दिया। ये वही हमारे पास एग्जांपल जो है टेक्स्ट बुक की ही एग्जांपल है। तो अब आप वेरिएबल 1 की वैल्यू %f की जगह यहाँ आ जाएगी, वेरिएबल 2 की वैल्यू इस जगह पर दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर में, RES के तीसरे में प्लस इक्वल टू दरमियान में लिखा हुआ है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। गेट ch आपने, मैंने आपको बताया है, ये आपने करना ही करना है। तो ये अब वही, अब आप ये देख लें कि ये एग्जांपल जो हैं ये आपको जस्ट नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। अदरवाइज़ स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, प्रिंट एफ किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन, प्रिंट एफ का सिंटैक्स शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर प्रिंट एफ का लॉन्ग क्वेश्चन, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर किसे कहते हैं, टेबल के अंदर से कोई 1-2 एग्जांपल बता दें, या अलग से क्वेश्चन आया कि जी 4 इसके लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दें, तो आप 4 बता देंगे। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस ये प्रिंट एफ से रिलेटेड, फॉर्मेट स्पेसिफायर से रिलेटेड और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ये हमने किए। और ये जो प्रोग्राम अब आप चलाएंगे तो ये देखें, ये 24.27 साथ प्लस का साइन आना है वो आएगा, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 41.50 और यहाँ पे इस तरीके से। अब ये देखें यहाँ पर वैसे तो ये 24.27 के साथ भी 2 है ना डिजिट डेसिमल पॉइंट, तो ये 4 0 साथ आने हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारा अगले लेक्चर में आना है। ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर %f जब भी लिखते हैं ना तो 6 प्लेसेस आंसर देता है, वो 6 प्लेसेस आंसर देता है। तो ये जो है कोई बात नहीं, इस तरह लिखें, कोई एरर नहीं है। अदरवाइज जो है यहाँ पे 24.27 साथ 4 0, 41.50 4 0 और यहाँ पे वो कर ही रहा है 65.77, क्योंकि 6 प्लेसेस %f जब लिखते हैं ना तो सुनो ये कोई ऐसा ये इग्नोरेबल है, ये आपको कोई एरर नहीं है, क्योंकि अगर बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट करेंगे तो ठीक है। अदरवाइज जो %f जो है टेक्स्ट बुक के अंदर भी तो ये 65.77 ही दिखाया, 4 0 तो साथ नहीं आ रहे। तो इस तरीके से जो है कि ये %f जो है ये 6 प्लेसेस आंसर दिखाता है। उसको रोकना है तो फिर फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का टॉपिक होता है जो अगले लेक्चर में हम करेंगे। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। आज का लेक्चर जो है इसी पे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी।
तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ आ गया होगा। टेक्स्ट बुक से कवर करना है टेक्स्ट बुक से कवर कर लें, नोट से कवर करना है नोट से कवर कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए। आपसे दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।